भीतर दोनों खामोश बैठे होंगे, सोचते होंगे कि जवाब नहीं मिलेगा तो डोर नॉक करने वाला नाउम्मीद होकर चला जाएगा। हाँ, लेकिन आगे सामने आया कि बीवी का नाउम्मीद होकर वहाँ से चले जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने तो आकर मेरी कॉल बेल बजा दी और पीछे के फ्लैट की ऑक्यूपेंसी की बाबत मेरे से सवाल किया। मैंने यही सच्चा जवाब दिया कि आवाजाही तो थी फ्लैट में, खाली तो उस घड़ी नहीं हो सकता था। इस बात से एनकरेज होकर वो वापस पल्ले फ्लैट पर लौटी और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाती हुई ऊंची आवाज़ में और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, अगर भीतर मरे पड़े हो तो क्या मैं पुलिस को खबर कर दूं? तब दरवाज़ा खुला और चौखट पर कपिल प्रकट हुआ। फ़ौरन उसको एक बाजू धकेल कर बीवी भीतर चली गई और उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है ये जानने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था। फिर भी मैं अपने यहाँ के दरवाजे के पीछे छुपी कान लगाकर इंतज़ार करती रही। वहाँ भीतर कुछ तो विस्फोटक होना निश्चित था, लेकिन जो मुझे लगा कि हुआ उसने मुझे बुरी तरह चौंकाया। क्या हुआ? एकाएक बिजली चली गई, साथ ही गोली चलने की कोई भारी चीज़ धप से नीचे गिरने की भी आवाज़ आई। अरे! मैंने नकली हैरानी जाहिर की। पहले फ्लैट में से छोटी मोटी आवाज़ें आ रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन वो आवाज़ आने के बाद तो जैसे वहाँ एकाएक मरघट का सा सन्नाटा छा गया। ये नहीं सोचा कि कहीं किसी वाहन ने बैकफायर किया था। नहीं, मेरे मन में तो ऐसा बिल्कुल कोई ख्याल नहीं आया, बल्कि मेरे जहन में बैठा हुआ था कि वहाँ भीतर कुछ बड़ा होने वाला था। इसलिए मेरे को यही ख्याल आया कि मैंने गोली चली होने की आवाज़ सुनी थी। दूसरे, अगर आवाज़ नीचे सड़क पर किसी कार के बैकफायर होने की वजह से थी तो ऊपर फ्लैट में एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत दलील है। आगे? मैं फिर कहती हूँ, तब मुझे एक ही बात सूझी थी कि गोली चली थी और उसी के नतीजे के तौर पर कोई भारी चीज़ धप से नीचे गिरी थी। बीवी के वहाँ एकाएक पहुँचे होने के नतीजे के तौर पर मियाँ बीवी के बीच भीषण तकरार तो अपेक्षित थी ही। अगर गोली ही चली थी तो जाहिर था दोनों में से किसी एक को लगी थी, और जिसको लगी थी वो ज़ोर की आवाज़ करते हुए फर्श पर ढेर हुआ था। बिजली चली जाने की वजह से खूब अंधेरा था और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, एकाएक दरवाज़ा खुलने और बंद होने के भारी हवा डिस्टर्ब हुई थी, इसलिए मुझे एहसास हुआ था कि कोई फ्लैट से चुपचाप बाहर निकला है और सीढ़ियों की तरफ लपका है, जिससे सीढ़ियों पर आवाज़ करते कदमों की आहट मुझे कुछ क्षण सुनाई दी थी। ज्यों-ज्यों कदम नीचे अगली सीढ़ियों पर पड़ते गए आवाज़ दूर होती गई। हाँ बिल्कुल। फिर मैं दरवाजे पर से हट गई और जो ड्रामा मैंने आगे स्टेज करना था मैं उसकी तैयारियों में लग गई। मैंने फैसला किया था कि अब उसके लिए ऐन वही मुनासिब वक्त था। मैंने लिकर कैबिनेट में से एक हैवी बॉटम विस्की ग्लास काबू करके पहले एक स्टिफ ड्रिंक तैयार करके और उसमें जहर मिला के तैयार रखा हुआ था। नीट नहीं भाई, विद वाटर एंड आइस। आइस क्यूब काफ़ी बड़े बड़े थे, 1 इंच क्यूब से भी ज़्यादा बड़े साइज़ के थे। उस जाम में वैसे 2 ही काफ़ी थे। भीतर मैंने जाम को काबू में किया ही था कि एकाएक बिजली आ गई, वैसे ही एकाएक जैसे गई थी। जाम हाथ में थामे, नशीली आंखें बनाए, झूमती झामती मैं पल्ले दरवाजे पर पहुंची। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और साथ ही उसे धक्का दिया तो पाया कि वो लॉक्ड नहीं था। मैंने उसे पूरा खोल दिया और भीतर कदम रखने ही लगी थी कि वो लपकता हुआ दरवाजे पर पहुंच गया और मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। यूं तो आपके इस तरह से बोलने से तो ऐसे लगता है कि उसे गोली नहीं लगी थी। नहीं लगी थी। गोली चलाती बीवी को बेवकूफ़ बनाने के लिए धड़ाम से नीचे गिरने का उसने अभिनय किया था। ऐसा जाहिर किया था कि वो गोली का शिकार हो गया था। अंधेरे में बीवी के पास तस्दीक का कोई ज़रिया नहीं था और वक्त भी नहीं था और शायद उसमें हौसला भी नहीं था। दहशत के हवाले वो फ़ौरन वहाँ से भाग खड़ी हुई थी। कंपेनियन, वाह, लव नेस्ट की जोड़ीदार। उसकी मुझे खबर नहीं लगी थी कि वहाँ गोली चलने की दहशत में अंधेरे में वो भी खिसक गई थी या वो तब भी भीतर थी। लेकिन मेरा दिल गवाही देता था कि गोली चलने की आवाज़ से वो डरी हो या ना डरी हो, बीवी के आमद ने ज़रूर उसका दम निकाल लिया था। लिहाजा बीवी के जाने के बाद अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो भी वहाँ से खिसक गई थी। आपके दिल ने सही गवाही दी थी।
वो फ्लैट में नहीं टिकी थी और ये जानने के लिए भी नहीं टिकी थी कि आशिक गोली का शिकार हुआ था या नहीं हुआ था। मरा पड़ा मिलता तो क्यों कर कत्ल के केस में उसे अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूल होती। वैसे चाहे हर सांस में से दावा निकलता हो कि आशिक के आगे दुनिया ख़त्म थी, लेकिन संकट की घड़ी जब पेश आती है तो मैं कौन और तू कौन। बट दैट्स अनदर स्टोरी। वो तो आपको एन सही सलामत दरवाजे पर मिला ना। हाँ, तब जबकि मैं भीतर चलते रहे ड्रिंकिंग सेशन के सेटअप का नज़ारा कर चुकी थी। वो विस्की ग्लासेस पर मेरी खास तौर से निगाह पड़ी थी, जिसमें से एक के रिम पर लाल दाग के भी निशान मुझसे छुपे नहीं रहे थे। आप कपिल की बात कीजिए, वो कैसे पेश आया। मुझे तो देखते ही भड़क गया। दांत पीसते हुए बोला, साली बेवड़ी बाज नहीं आई, कितनी बार बोला था मेरे मत्थे ना लगाकर, इधर कर गिलास। और जैसी मैं उम्मीद कर रही थी, उसने ज़बरन मेरे हाथ से जाम छीन लिया और एक कदम पीछे हटा और उसे खुद पीने लगा। उसने अभी दूसरा ही गल्प गले से उतारा था कि एकाएक उसकी आंखें उलटने लगी और घुटने मुड़ने लगे और वो मेरे सामने कारपेट पर ढेर हो गया। विस्की गिलास उसके हाथ से निकलकर उसकी उंगलियों से परे लुढ़क गया। आइस क्यूब बाहर छिटक गए और लिक्विड जो ग्लास से बहा वो कारपेट में जज्ब हो गया। मैंने गौर से उसकी सूरत की तरफ देखने का फैसला तो किया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल निर्जीव पड़ी थीं। मैंने बिजली का स्विच ऑफ किया, दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप अपने फ्लैट में आ गई। दगाबाज आशिक के आशिकी का अफसाना अंजाम तक पहुंचा कर वो खामोश रही। निधि जी, आपने सब कुछ बिना हुज्जत साफ साफ बोला, वो भी बोला जिसकी मुझे या किसी और को खबर भी नहीं थी। यह हौसले की बात है जिसके लिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, वरना ढिठाई कोई शॉर्ट सप्लाई में नहीं चल रही। वो फिर भी खामोश रही। मुझे डोर नॉक करने की राय क्यों दी? चैताली तो दरवाजे पर से टलने वाली नहीं थी, इसी वजह से फिर यहाँ आपके दरवाजे पहुँच गई थी। मैं तो हो सकता था कि कॉल बेल का जवाब ना मिलता पाकर ये सोचकर लौट जाता कि भीतर कोई नहीं था। मुझे मालूम था ऐसा हो सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा होता। अंदर लाश पड़ी थी और तुम फ्लैट को खाली जानकर लौट जाते तो लाश तो पता नहीं कब तक पड़ी ही रहती। ओह, तो इसलिए मुझे डोर नॉक करने की राय दी, ताकि यूँ मुझे पता लगता कि दरवाज़ा खुला था और मैं भीतर दाखिल होकर लाश बरामद कर लेता। उसकी मौत का कोई अफसोस? जवाब देने की जगह वो एकाएक उठ खड़ी हुई। गला सूख रहा है, मैं पानी पी कर आती हूँ। मैंने सहमति में सह हिलाया। तुम कुछ पियोगे? कोल्ड ड्रिंक? नो थैंक्स, आती हूँ। वो भीतर उस बेडरूम की ओर बढ़ी जिसमें मैंने उसे सूटकेस पैक करने की तैयारी में देखा था। दरवाज़ा ठेलकर भीतर दाखिल हुई और पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उठकर दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने उसमें बारीकी सी झिरी पैदा की और उसमें आंख लगाई। उसके हाथ में पानी से आधा भरा गिलास था, जिसमें उसने एक डिबिया खोलकर पलटी, डिबिया को परे फेंका और एक उंगली पानी में डालकर घुमाने लगी। मैंने भड़ाक से दरवाज़ा खोला और छलांग मारकर तब उसके करीब पहुंचा जब वो गिलास को होठों से लगाने जा रही थी। मैंने एक ही झपट्टा उसके हाथ पर मारा तो गिलास उसकी कांपती उंगलियों से छिटक कर परे जा गिरा पड़ा। ये क्या करने जा रही थी? उसने जवाब नहीं दिया। वो हौले से बेड पर बैठ गई। उसने अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। मैं खामोश उसके सामने खड़ा रहा। वो रो रही थी, खामोशी से। सिर्फ पीठ हिलती दिखाई देती थी तो जान पड़ता था कि खामोशी से हिचकियाँ ले रही थी या शायद घुमड़ती हिचकियों को दबा रही थी। मैंने परे जाकर गिरे गिलास को उठाया। मेरे हाथ का झपट्टा गिलास पर इतने वेग से पड़ा कि गिलास परे दीवार के साथ टकराया था। उसका सारा लिक्विड छींटे बनकर दरवाजे पर और दीवार पर बिखरा था। हैरानी की बात है, गिलास पहले दीवार से और फिर फर्श से टकराया था, लेकिन टूटा क्यों नहीं? टॉयलेट में जाकर मैंने गिलास को लिक्विड सोप से अच्छी तरह से धोया। फिर बेडरूम में आकर उसे वहाँ पड़े पानी के जग में से भरा। आखिर मैं उसके करीब बेड पर बैठा। मेरी तरफ देखो, मैं मीठे स्वर में बोला। उसने सर नहीं उठाया। प्लीज़ प्लीज़, मैंने उससे मनुहार की। उसने सप्रयास सर उठाया और मेरी तरफ देखा। अब उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर ऐसे दयनीय भाव थे कि देखकर खुद मेरे दिल को कुछ होने लगा था। लो पानी पियो।
उसने कोशिश की, जितना पिया उससे ज़्यादा अपने पर छलकाया। मैंने गिलास उसके हाथ से ले लिया। खुदकुशी अपराधी नहीं होता, पाप भी होता है। ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं, और उसे खुद अपने हाथों से खो देना अधर्म है। लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। सोचा जो काम आखिर मुल्क का कायदा कानून करेगा वो तुम खुद कर डालो। गलत सोचा। तुमने उसे नहीं मारा, उसके गुरूर ने, उसके अहंकार ने उसे मारा, उसके ओवर क्लेवरनेस ने उसे मारा। तुमने उसे जाम ऑफर नहीं किया, उसने तुम्हारे हाथ से जाम छीना और खुद अपनी मौत का सामान किया। लेकिन इसकी वजह तो मैं बनी। वो बिना सर उठाए भराए गले से बोली, नहीं बनी। उसकी बेवफाई बनी, उसकी दगाबाजी से सताई जज्बात के हवाले तुम उसके सामने खुदकुशी करना चाहती थी, ताकि वो शर्मिंदा होता, ताकि अपने किए पर उसको पश्चाताप होता। उसकी बेवफाई से जो एक्सट्रीम इमोशनल शॉक तुम्हें पहुंचा था, उसने तुम्हारा दिमाग हिला दिया था, तुम्हें नीम पागल बना दिया था। इसलिए तुम्हारे मन में ये डेथ विश घर कर गई थी कि तुम उसके साथ जी नहीं पाई तो उसके सामने मर के दिखाओगी। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, तुमने उसे नहीं मारा। खुद को आसमान से उतरा समझने वाला उसकी नामुराद सोच ने उसे मारा। उसने कभी तृप्त होने वाली हवस ने उसको मारा। तुम जानती हो, अपने कड़वे तजुर्बात के बाद अच्छी तरह जानती हो कि उसने तो बाज आना नहीं था। जो तुमने किया वो तुम ना करती तो तुम्हारे जैसा हालात की मारी कोई दूसरी लड़की दूसरे तरीके से वही करती। वो घटिया आदमी था, उसके ख्यालात घटिया थे, उसकी ख्वाहिशें घटिया थी, उसका सारा वजूद घटिया था, फरेबी, हकारत के काबिल था। वो अच्छी ज़िंदगी ना जी सका है तो उसे अच्छी मौत कहाँ से हासिल हो जाती। लेकिन जहर तो मैंने ही दिया है ना। ख्याल भी नहीं करो कि जहर तुमने दिया है। जहर तुमने दिया होता तो उसका खुद का जाम वहाँ टेबल पर मौजूद था, तुमने उसमें जहर मिलाने की कोई जुगत की होती। लेकिन अब मेरा क्या होगा। थोड़ा ऐसा जो होगा बुरा होगा, लेकिन वो ऐसा थोड़ा ही होगा। तुम पूरी ईमानदारी से अपना बयान दोगी कि कैसे खुद उसने अपने हाथों अपनी मौत बुलाई थी। तुम रईस बाप की बेटी हो, देख लेना, तुम्हारे पिता तुम्हारे डिफेंस में बड़े से बड़े वकीलों की टीम खड़ी कर देंगे। वो साबित करके दिखाएंगे कि एक्सट्रीम इमोशनल प्रेशर के तले पिसी जहाँ नहीं तुम टेम्परेरी इंसेनिटी की गिरफ्त में आ गई थी, और शहीदी अंदाज से एक अनडिज़र्विंग कैंडिडेट की खातिर उसके सामने जहर का जाम पीने जा रही थी, जबकि उस लालची शख्स ने तुम्हारे हाथों से जाम छीना था और उसे खुद पीने लगा था। देख लेना, बड़े वकील तुम्हें बरी कराकर दिखाएंगे। ओके। उसके चेहरे पर अनिश्चय के भाव आए। जहर ज़्यादा था इसलिए बच गया था या जानबूझ के बचाया था? नहीं, ज़्यादा था। अब कहीं और भी तो नहीं है? उसने इनकार में सर हिलाया। अब दोबारा खुदकुशी का ख्याल नहीं करोगी ना? उसने फिर इनकार में सर हिलाया। जिस भगवान को मानती हो उसकी कसम खाकर बताओ। उसके गले में सोने की जंजीर थी, उसका निचला हिस्सा उसके गिरबान में छुपा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर जंजीर बाहर खींची तो मैंने देखा कि माँ वैष्णो देवी की शेर सवारी का था। मैं माता भगवती भवानी की कसम खाती हूँ, वो इतने धीमे स्वर में बोल रही थी कि मैं सुन नहीं पा रहा था, कि मुझे अपनी आत्महत्या की कोशिश का गंभीर पश्चाताप है और ऐसा पाप करने की कोशिश मैं दोबारा हरगिज़ नहीं करूँगी। अब सब कुछ माता रानी के हवाले, जो उन्हें मंजूर वो मुझे मंजूर। और उसने पेंडेंट को अपनी आंखों से लगाया। अब वो पूर्णतया शांत थी, उसके चेहरे पर अपूर्व श्रद्धा के भाव थे। तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँ? मैंने धीमे से पूछा। उसने बेहिचक सहमति में सर हिलाया। बतौर पीडी अपने मुकम्मल कारोबार में पहली बार मुझे ऐसा क्लाइंट मिला जो बेगुनाह नहीं था, मैं बोला, जबकि हमेशा मेरा अकीदा अपने इस स्लोगन पर रहा कि जो सुनील कोहली का क्लाइंट था वो बेगुनाह था। उस घड़ी रात के 9 बजे थे और मैं एस्टेट के उस ऑफिस नुमा कमरे में चैताली के रूबरू था, परसों जिसमें मेरी चैताली से पहली बार 1-on-1 मुलाकात हुई थी। मैं उसे गुलमोहर की 4थी मंजिल के फ्लैट में आबाद निधि सुनेजा नामक युवती के बारे में, उसके कपिल की मौत में रोल के बारे में, तदुपरांत पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बारे में बता चुका था।
पुलिस के आगमन से पहले मैं निधि सुनेजा से दरख्वास्त कर चुका था कि जो कि उसने कबूल कर ली थी कि पिछली रात सामने के फ्लैट में गोली चलने की आवाज़ सुनी होने के बारे में वो खामोश रही और वो उसका इस बात का जिक्र पुलिस से नहीं करेगी। अलबत्ता ये अभी भी राज था कि मौका वारदात पर चैताली की वजह से चली इकलौती गोली कहाँ जाकर पैबस्त हुई थी। पुलिस को क्योंकि वहाँ गोली चली होने की कोई खबर नहीं थी और निधि सुनेजा के इस बाबत सहयोग की रूह में अब खबर लगने वाली भी नहीं थी, तो उस नुक्त निगाह से मौका वारदात की बारीक जांच की पुलिस के पास कोई वजह ही नहीं थी। और जाहिर था वहाँ गोली ऐसी जगह पैबस्त हुई थी जो थोड़े किए किसी की जानकारी में नहीं आने वाली थी। मौका वारदात अभी पुलिस के कब्जे में था, इसलिए वो जगह कौन सी थी कब्जा हटाने से पहले मैं नहीं जान सकता था। ये बात अब छुपी नहीं रहने वाली थी कि फ्लैट जो प्रत्यक्ष था मकतूल के पोजीशन में था, असल में उसकी किराएदार उसकी खुफिया माशूक युक्ता गौतम थी, जो कि फ्लैट का माहाना किराया भरती थी। पुलिस की फ्लैट में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती तो वो आउट ऑफ बाउंड जगह न रहती। युक्ता को उसका पोजीशन वापस मिल जाता, तो इस बाबत अपनी उत्सुकता शांत करने की खातिर मैं वहाँ जाकर बुलेट की तलाश करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसमें अभी टाइम था। अब तुम्हें यकीन है, चैताली बोली, कि एस्टेट में 2 हफ्तों के अंतराल में जो 3 हादसे सामने आए थे उसका निशाना मैं थी? जी हाँ, पूरा यकीन है, लेकिन तीसरे हादसे के बाद तक भी उनका जिक्र किसी से ना करना आपकी नादानी थी, और नहीं तो मकतूल से, अपने हस्बैंड से तो करती। कैसे करती? मुझे शक जो हो रहा था कपिल के ही तो हो रहा था। आपका ऐसा ख्याल था तो फिर तो आपका अपने हस्बैंड से बात करना और भी ज़रूरी था। करती तो क्या होता, वो कहता कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हकीकतन जो हुआ उसके साथ भी हुआ था, और मैं भाइयों से बात करती तो कैसे स्थापित करती कि वो झूठ बोल रहा था। मेरे साथ गुजरे हादसों का कोई गवाह तो था नहीं। इट वुड हैव बीन माई वर्ड अगेंस्ट हिज वर्ड। मैं जानती थी कि वो झूठा था क्योंकि मैं हादसों की शिकार हुई थी, लेकिन उसको झूठा साबित करने का कोई जरिया भी तो नहीं था मेरे पास। दूसरे, वो तीसरी सीढ़ी वाले हादसे के गवाह के तौर पर बावक्त ज़रूरत हर्षदीप को पेश कर सकता था, जो कहती कि उसने अपनी आंखों से कपिल को टंकियों वाली छत के किनारे के साथ लटका मदद के लिए चिल्लाता पाया था। वो झूठी गवाही थी। हर्षदीप ने कुछ नहीं देखा था। इस बात को अब वो अपनी ज़बानी आपके सामने कबूल करेगी, और या कर भी चुकी है। हाँ, ओके, जी हाँ। और दूसरे मैगी वाले हादसे में भी वो अपना योगदान बयान कर चुकी है। अच्छा, ये भी उसने किया था? जी। बाजारिया एजेंट धर्मेश ग्रोवर, फर्जी मैगी सेल्समैन का इंतज़ाम उसने किया था। ग्रोवर के लिए वो इंतज़ाम मामूली काम था। उसके पास एक्टर बनने के अभिलाषी नौजवान आते ही रहते थे। किसी से 1-2 मिनट के लिए ये मैगी सेल्समैन का फर्जी रोल करने के लिए कहा और वो राजी हो गया। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका सर स्वयं सहमति में हिल गया। तो मैगी का सारा प्रसंग फर्जी था। वो इस बात से भी साबित होता था कि जेन्युइन सेल्समैन घर के किसी खास बाशिंदे तक अप्रोच नहीं बना सकता था। वो तो ये ही नहीं जान सकता था कि स्टेट में कितने लोगों की रिहाइश थी और शाम 4 बजे के उस वक्त कौन वहाँ उपलब्ध थे। मैगी प्रमोट करते जेन्युइन सेल्समैन को तो जो कोई भी घर का दरवाज़ा खोलता वो उससे मुखातिब होता, कैंपेन अपना काम पूरा करता और चला जाता। यूँ मुमकिन था कि कपिल को तो खबर ही नहीं लगती कि स्टेट में कोई मैगी सेल्समैन आया था। उसका मकसद तो प्लांटेड सेल्समैन से ही हल होना था, जो वहाँ पहुंचकर हाउसवाइफ से मुलाकात की मांग करता और साइन कराकर मैगी का पैकेट हाउसवाइफ को यानी आपको सौंपता। सेल्समैन प्लांटेड ना होता तो कपिल को तो भनक भी नहीं लगती यूँ डिलीवर हुई मैगी का क्या हुआ था। तो सेल्समैन के मामले में ग्रोवर ने हर्षदीप को ऑब्लाइज किया और हर्षदीप ने आगे कपिल को ऑब्लाइज किया। लेकिन क्यों? क्या पता क्यों। उनके आपसी ताल्लुकात में मेरे इतना डीप जाने का हाल नहीं था, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि कपिल अवस्थी नाम का रंगीला राजा अपनी फिल्म स्टार्स जैसी जादुई कशिश से नौजवान लड़कियों पर जादू कर देता था। हाँ, पर भी तो क्या ही ना, क्या पता उसकी ज़िंदगी में हर्षदीप किस हद तक उसके हवाले थी। वो भी क्या पता,
जब गुलमोहर में आपकी शादी के वक्त की उसकी कैरिड ओवर माशूक थी, जब निधि सुनेजा नाम की जो लड़की उसके कत्ल के लिए गिरफ्तार थी वो भी उसकी माशूक थी, तो एक और माशूक का स्टेट में वाक़या होना क्या बड़ी बात थी। उफ, कितना कैरेक्टरलेस था। ज़्यादा, आपके कयास से ज़्यादा। आपके साथ मनेसर वाली पुड़िया उसने चलाई हुई थी और वो पूरी कामयाबी से। छोटे भैया उसके पीछे लगने में कामयाब नहीं हुए क्योंकि मनेसर से कपिल का कोई लेना देना ही नहीं था, ना वहाँ उसका कोई फिल्म एंथुसियास्ट फ्रेंड था और ना किसी फ्रेंड की ऑटोमोबाइल एजेंसी थी। ये सारी कहानी फर्जी थी जो रात स्टेट से गायब रहने के लिए उसने गढ़ी थी। और जहाँ तक उसके कैरेक्टर का सवाल है तो वो तो अब उजागर है ही। रही संपंगल की किसी नौजवान लड़की को अपने पर आशिक करवाना और फिर किसी न किसी बहाने उससे मोटी रकमें ऐंठना उसका कारोबार था। आपको भी तो उसने ऐसे ही ट्रीटमेंट दिया था। क्या क्या ट्रीटमेंट? भाई आप भी तो रईस बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके रडार पर थी आप भी। तो उसने इस वजह से मुझसे शादी की? प्यार का इसमें कोई दखल नहीं था। होगा, प्यार का भी कोई ना कोई दखल होगा, लेकिन मेजर मिशन तो पैसा ऐठ नहीं था। लेकिन कामयाब तो नहीं हो पाया क्योंकि एक तो अपनी जाति हैसियत में आप पहले ही तहिया की थी कि हज़ारों में आप उसे मना नहीं करेंगी, लाखों में हरगिज़ नहीं देंगी। दूसरे, पैसा ऐंठने में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ऐंठने के लिए पैसे का कोई ज़रूरत था ही नहीं। क्या मतलब? मैंने हर्षदीप को अपने अंदाजे से कहा था कि स्टेट गिरवी था और आप तस्दीक कीजिए, तो वो खामोश रही। या इनकार कीजिए कि ऐसा नहीं था। कैसे जाना आपने? जाना नहीं, महज अंदाज़ा लगाया। वो भी कैसे लगाया? ऊपर मास्टर बेडरूम में लगी 3 ऑयल पेंटिंग्स से लगाया। तीनों फेक हैं। क्या? जी, तीनों डुप्लीकेट हैं। नामुमकिन। मैं खामोश रहा। कपिल ने? तो क्या कपिल ने ऐसा कुछ किया? करना चाहता था पर कर नहीं सका, पहले ही मक्खी पड़ गई। मतलब? ये जानने से पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि असल में शुरू से वो किस फिराक में था। शुरू से? जी, जब शादी ही आपके पिता की दौलत पर मैली निगाह रखकर की थी। और कब से? ओह, लेकिन आपको वो जितना मर्जी शीशे में उतार कर रखता, वो जानता था जब तक आपके पिता मोरवाल साहब जिंदा थे उसकी पेशी नहीं चलने वाली थी। मतलब? उसे क्या पता पापा कब तक जिंदा रहने वाले थे? उसे ही तो पता था क्योंकि यही उसका मंसूबा था कि मोरवाल साहब जब तक जिंदा रहते, जब तक वो चाहता। व्हाट नॉनसेंस! सबको मालूम था कि आपके फादर हेवीली डायबिटिक थे और शुगर कंट्रोल के लिए दिन में 2 बार इंसुलिन लेते थे। इंसुलिन से भरा पंप जैसा इंसुलिन पेन केमिस्ट के पास आम मिलता है, लेकिन मरीज़ के लिए इंसुलिन की डोज डॉक्टर निर्धारित करता है, जो कि पेन पर मार्क करके रखनी पड़ती है। यानी अगर मरीज़ के लिए 20 यूनिट इंसुलिन प्रिस्क्राइब्ड है तो पेन का पिस्टन दबाने पर बॉडी में 20 यूनिट इंसुलिन इंजेक्ट होगी। मोरवाल साहब के ऑटोमेटिक इंसुलिन डिस्पोजेबल पेन के हवाले से आप इस बाबत तस्दीक करती हैं? उसने सहमति में सर हिलाया। अब 20 यूनिट डिस्पोज करने के लिए एडजस्टेड पेन के साथ कोई छेड़खानी करे और उस पर एक टाइम के डिस्पोजेबल 20 की जगह 100 यूनिट बना दे तो एक बार पंप किए जाने पर इंसुलिन हेवीली डायबिटिक पर्सन की बॉडी में पहुंचकर क्या उत्पात मचाएगी, उसकी कल्पना आप कर सकती हैं? क्या कहना चाहते हो? किसी ने मेरे पापा को इंसुलिन डिस्पोजेबल पंप में छेड़खानी करी और उस वजह से उनकी शुगर नील हो गई। वो हार्ट सीजर के शिकार हुए और नतीजन चले गए। पिस्टन दबाते वक्त कुछ पता नहीं लगा? इंसुलिन जिस्म में कहाँ इंजेक्ट करते हैं? कूल्हे में हमेशा? हाँ, कहते थे कि वहाँ मांस की परत भारी होने की वजह से कुछ पता नहीं लगता था कि कब सुई भीतर गई और कब बाहर आई, इसलिए कुछ पता नहीं लगा। पेट में या जांघ में इंजेक्ट करते होते ना तो तवज्जो की जा सकती थी कि लिक्विड ज़्यादा क्यों इंजेक्ट हो रहा था। ओह माय गॉड, किसने करी ये सब? किसने छेड़खानी करी? ये भी कोई पूछने की बात है? उसने की
जो अपने नापाक मिशन के तहत चाहता था कि उसकी बीवी मानकवाल मोरवाल की कानूनी वारिस बनती और यूं पिता के विरसे की मालकिन बनती। तुम्हारा इशारा कपिल की तरफ है। आपके पापा की मौत से लाभान्वित हुआ और कौन दिखाई देता है आपको? ओह माय गॉड, कबूल करिए, कितना इंटेलिजेंस गेसवर्क किया है उसने। लेकिन पापा की मौत से उसे क्या फ़ायदा? अरे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया और आपके फादर की मौत के बाद स्टेट का वारिस तो आप बन गई ना, तो एक तरह से वो भी बन गया। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब उसकी शक्ल पर लिखा था। उसने, मैं बोला, आपको अपने हक में विल के लिए तैयार किया? तैयार किया क्या मतलब? वो तो एक म्यूचुअल स्टेप होता है, पति पत्नी क्रॉस रेसिप्रोकल विल्स करते ही हैं। लेकिन उसने इस काम के लिए आपको बाकायदा कल्टीवेट किया। कल्टीवेट क्या किया? ब्रेन वॉश किया उसके हक में विल करने के लिए। क्या कहना चाहते हो? बात को सिंपल तरीके से समझिए। क्रॉस विल्स के पीछे उस काया शख्स का जो नापाक मकसद था उसके तहत समझिए। ऐसा आदान प्रदान, ऐसा क्रॉस एक्शन इक्वल्स में शोभा देता है। वो तो आपके इक्वल नहीं था। मैं अभी भी नहीं समझी। खुदा न खास्ता खाविंद के इंतकाल फरमा जाने पर उसकी वसीयत के तहत बतौर उसके विल के बेनिफिशियरी आपको कुछ हासिल नहीं था। लेकिन खुदा खैर ना करता, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपकी विल के तहत बेनिफिशियरी को, आपके हस्बैंड को हासिल ही हासिल था। आपकी मेजर एसेट एस्टेट थी और आपके हस्बैंड की एसेट्स झुनझुना थी। ओह माय गॉड, ओह! इसलिए भी उसका आपको रास्ते से हटाना, इसी खातिर 3 कोशिशें करना समझ में आता है। आप भला क्यों उसको मार डालने के लिए हादसा स्टेज करती? हाँ, मेरे पास तो ऐसी कोई वजह ही नहीं थी। सो दिया। उसका सर ऊपर से नीचे हिला। अब एक और सवाल, मोरवाल साहब स्टॉक एक्सचेंज पर एक्टिव थे? मतलब जैसे लोग सट्टा खेलते हैं, मटके के नंबर पर दाव लगाते हैं, वैसे क्या स्टॉक एक्सचेंज का खेल खेलते थे? जो किस्मत साथ दे तो कंगाल को धनवान कर देती है, या धनवान को कंगाल। हाँ, मेरे फादर स्टॉक एक्सचेंज पर ये खरीदा वो बेचा, ये तो करते ही थे। तो फिर मेरा दूसरा इंटेलिजेंस गेम ये कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज का खेल उन्हें कभी माफिक नहीं आया। लेकिन वो खेल खेलते रहने के कभी बाज भी नहीं आए, क्योंकि हर ऐसे खिलाड़ी को उम्मीद होती है कि उसका वक्त आएगा, उसका भाग्य बदलेगा और जो कुछ उसका खेल में गया था वो दुगना चौगना तिगना होकर लौट आएगा। इसी उम्मीद में अपनी सारी एसेट्स खो चुकने के बाद उन्होंने अपने बेडरूम में लगी 3 कीमती ऑयल पेंटिंग्स की डुप्लीकेट तैयार करवाई। ओरिजिनल्स की जगह वो पेंटिंग्स लगाई और ओरिजिनल्स को चुपचाप खुफिया तौर से बेचकर हासिल बड़ी रकम भी खेल में लगा दी और फिर खता खाई। तकदीर फिर उनसे रूठी ही रही। शेयर्स वगैरह जैसी अपनी सारी एसेट्स वो पहले ही भुनाकर सट्टे में गड़ कर चुके थे। चेताली जी, जब आप इस हकीकत से ना वाकिफ़ थीं तो सोचिए कपिल कैसे वाकिफ़ होता। वो अब भी खामोश थी। जमा अपनी करतूतों को हवा वो अपनी लाइफ में ही देता रहा था। कैसे? उसने एंटीक फर्नीचर बेच देने का आइडिया आपको सलकाया, जिसका डील उसी ने ऑर्गेनाइज करना था, और आपको अंधेरे में रखकर डील के बाद हासिल पैसे में उसने एक मोटी रकम खुद डका जानी थी। लेकिन अपनी डील से पहले एक्सपर्ट से फर्नीचर को अप्रेस कराने की दानिशमंदी दिखाई तो डील में भाजी मारने के सिलसिले में उसकी पेश न चली। फिर उसने मास्टर बेडरूम में टंगी 3 बेशकीमती ऑयल पेंटिंग्स पर घात लगाने का फैसला किया और आपको स्टोरी फीड की कि एक पेंटिंग हुसैन का आर्ट वर्क किसी तरह से डैमेज हो गया, उसका रेस्टोरेशन की ज़रूरत थी। आपसे तो रेस्टोरेशन की कहानी की, लेकिन पेंटर इम्तियाज़ अली वालसी को पेंटिंग ये कहकर सौंपी कि इसकी डुप्लीकेट तैयार करनी थी। इस हरकत से मकसद साफ जाहिर था। 1 महीने बाद एस्टेट में जो पेंटिंग लौटती वो डुप्लीकेट होती और ओरिजिनल को संभावित कीमत 80 लाख रुपए वो गुपचुप खा जाता। फिर थोड़े थोड़े वक्फे बाद यही खेल वो दूसरी पेंटिंग और तीसरी के साथ करता और इस तरह 2.25 करोड़ खामोशी से हजम कर जाता। लेकिन फर्नीचर की डील की तरह किस्मत ने इस बार भी उसकी खिल्ली उड़ाई। जो पेंटिंग उसने रेस्टोरेशन के बहाने डुप्लीकेशन के लिए भेजी वो पहले ही डुप्लीकेट निकली।
पेंटर हाजी साहब ने मेरे अनुरोध पर खुद स्टेट में आकर बाकी 2 पेंटिंग्स का मुआयना किया और उन दोनों को भी फेंक पाया। क्या मतलब हुआ इसका? तुम ही बता दो। ये कि पिता की तरह बेटी को भी रास्ते से हटाकर आखिर जब वो बेटी का आपका वारिस बनता तो उसे मालूम पड़ता कि उसके हाथ में झुंझुना भी नहीं लगा था। इसे कहते हैं गुनाह बेलज्जत। लेकिन वो इस बात से बेखबर ही मर गया। सबको ठगने का तमन्नाई अपने तकदीर से ठगा गया। ओह, अब स्टेट की बाबत बताइए, क्या वो वाकई गिरवी है? हाँ, उसने गहरी सांस ली। 10 फरवरी तक का फाइनल नोटिस है कि या तो स्टेट की एवज में कर्ज ली गई रकम लौटाई जाए या स्टेट को खाली कर दिया जाए। अब कर्ज की रकम तो लौटाने का कोई सवाल ही नहीं है। कहाँ से आएगा इतना पैसा? नीलामी का कोई प्रावधान नहीं है? कर्ज इतना बड़ा बताया जा रहा है कि नीलामी से भरपाई नहीं होने वाली। आई सी। तो जो कर्जा उठाया सब स्टॉक एक्सचेंज में ही डुबोया। फिर भी बाकी क्या बचा? कुछ एंटीक फर्नीचर, कुछ कीरो आइटम्स, हाउस होल्ड गुड्स, बर्तन, जिनकी कोई कीमत नहीं। अब आगे क्या करेंगी? पता नहीं, भाइयों से मशवरा करूँगी। बाकी लोग? एस्टेट मैनेजर कुक और उसकी बेटी को तो जाना होगा। घुंघरू को पास रखूँगी। और बर्खास्तगी की उन लोगों को खबर है? नहीं, लेकिन करनी तो पड़ेगी। 10 तारीख में अब दिन ही कितने हैं? ठीक। एक बात मेरी खातिर मुझे बताओ, कपिल की बेसिस स्ट्रेटेजी क्या थी? क्या वो तुम्हारे पास एक पीडी के पास पहुंचा और तुम्हें मोटी फीस भरी? सुनिए, समझिए, आपकी जान लेने की उसकी 3 कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। अब वो जानता था कि देर सवेर शक के लायक आपको कोई दूसरा शख्स तो दिखाई नहीं देगा और इसमें आप दोनों में आखिर में आमना सामना होगा। तब भी कपिल जिद करता कि वो भी मेरे रूबरू 3 हादसों का शिकार हुआ है। वो शातिर खिलाड़ी था। उसके आइंदा स्ट्रेटेजी में ये शामिल था कि टकराव की नौबत नहीं आती। तो फिर क्या किया उसने? वो मेरे पास आया। स्टेट में 3 वारदातों की कहानी उसने मुझे आप बीती कहकर सुनाई और मुझे स्टेट में आकर रहने के लिए तैयार किया ताकि मैं जान पाऊँ कि उन वारदातों के पीछे किसका हाथ था और चौथी संभवतः घातक वारदात को रोक पाता। इस काम के एवज में उसने मुझे 2.5 लाख रुपए फीस भरी और 5 दिन स्टेट का मेहमान बनकर रहने की शर्त रखी। यूँ मेरा माइंड उसने पहले ही कंडीशन कर दिया था। खुद वो तो कल्पित हो ही नहीं सकता और वो जो 3 हादसों की तह तक पहुंचने के लिए तहकीकात का तालिब था। वेरी क्लेवर ऑफ हिम। बाद में मेरी वहाँ मौजूदगी में जब आपने भी वही कहानी सुनाई जो मैं पहले अपने ऑफिस में कपिल के ज़माने सुन चुका था, तो बताइए मैं किस पर एतबार लाता? आप पर या अपने क्लाइंट पर जो कि पेइंग कस्टमर था, या फिर जिस पर एतबार लाना मेरा फ़र्ज़ था? तो जानने का इच्छुक मैं कि कौन किसकी जान के पीछे पड़ा है, इस काम के लिए बतौर मेरी फ़ीस 2.5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट की। हैरानी है, यूँ इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास 2.5 लाख रुपए था? जी, गुलमोहर वाली माशूक से युक्ता गौतम से उसने पैसे झटके, लिहाजा उसने उस ड्रामे में तुम्हें मुतमईन किया और नतीजन वो सच्चा और मैं झूठी। जी, लेकिन एक तो झूठ बोल रहा था। अब कौन झूठ बोल रहा था इसी को ही जानना था। और मेरा तो एक स्लोगन है कि सुधीर कोहली का क्लाइंट होता है वो बेगुनाह होता है, यानी कि मैं झूठी। जी, थोड़ा अर्सा मैंने अपने आप को इस बात को मानने के लिए तैयार किया, लेकिन आज दिन में जब हर्षदीप से मेरी बात हुई तो उसने कबूल किया कि असल में तीसरे हादसे की वो गवाह नहीं थी। मुझे कोई शक नहीं रहा कि मेरा क्लाइंट झूठा था, गुनहगार था और उसने इन सारे हादसों को आर्किटेक्ट किया था और शिकार आप थे। शुक्र। फिर एक और बात भी थी जिसने मुझे आश्वस्त किया कि सच आप बोल रही थी। वो क्या? अगर आपका हस्बैंड बेवफा निकलता तो आपका मंसूबा, घोषित मंसूबा, उसे रंगे हाथों पकड़ना, उसे ठौर मार देने का था। यानी ये काम आप भी करती तो फिर पहली 3 कोशिशों में आपके हाथ कैसे क्या हो सकता था? ओह, असल में वो क्या चाहता था, क्या उम्मीद करता था, क्या होगा मुझे नहीं पता। समझ में तो नहीं आ रहा कि वो क्या चाहता था, लेकिन इस बात का बेहतर जवाब मुझे उसकी गुलमोहर वाली माशूक
युक्ता गौतम से मिला। पहले तो उसने कंफर्म किया कि आपकी जान लेने की जो 3 नाकाम कोशिशें एस्टेट में हुई थीं उसके लिए वही कपिल जिम्मेदार था। फिर उसने खुलासा किया कि आइंदा वक्त आने पर कपिल ने एस्टेट में मौजूद मेरे को मोहरा बनाकर यूं स्टेज सेट करना था कि लगता कि कोशिश तो कपिल की जान लेने के लिए हुई थी, लेकिन किसी कन्फ्यूज़न में शिकार आप हो गई थी। और ये कैसे करता? क्या मालूम कैसे करता? जिंदा होता तो सबके सामने आता। उसके जहन में और भी बहुत कुछ था। वो जिंदा होता तो उजागर होता। उसकी मूल योजना की तो उसने मुझे अपने जूली पेट पीढ़ी को हवा भी नहीं लगने दी, जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात नहीं थी, अपने पीढ़ी के हाथ बांधने वाली बात थी। मसलन मेरे को एस्टेट में मुंबई से आया अपना पुराना दोस्त बताया, ताकि बतौर पीढ़ी मेरी असलियत छुपी रहती और बिना एक्सपोजर मुझे अपना काम करने का मौका मिलता। लेकिन खुद उसने मेरे डिटेक्टिव होने का स्टेट में हिंट छोड़ा। मेरी कार के साथ हुए हादसे में भी उसने जानबूझकर ऐसे बोला कि यार तुम तो डिटेक्टिव हो, और फिर बात को छुपाने में लग गया। तो ये उसने जानबूझकर किया था। ऐसे तो उसकी ज़बान बेकाबू नहीं हुई थी, और बस ऐसी ही कुछ कुछ बातें थी जो मैंने उसकी पकड़ी। ओके, यानी तुम्हें हिदायत थी कि किसी को पता ना लगे कि वो तुम पीडी हो, और तुम्हारी पीठ पीछे खुद ही इस बात की उसने सबको हवा दी। यस, पर ऐसा भी उसने क्यों किया? ताकि स्थापित हो कि वो खुद उसकी जान लेने की 3 कोशिशों से आंदोलित था, और उनको अंजाम देने वाले का राज फाश करने की खातिर भारी भरकम उसने एक पीडी एंगेज किया था। वो कोशिश करने वाला कोई और था जो स्टेट में पीडी की हाजिरी नहीं चाहता था, और उसी ने पीडी को डिस्करेज करने के लिए और स्टेट से भगाने के लिए उसकी कार में विस्फोट का इंतज़ाम किया था, ताकि कुक जगत सिंह के एसोसिएशन में वो इंतज़ाम उसने खुद किया था। इसी वजह से विस्फोट के बाद कार के डैमेज हो जाने के बाद वो पुलिस को बुलाए जाने के हक में नहीं था। मिस्टर कोहली, ये तमाम बातें औरों को भरमाने के लिए थी। मुझे कैसे भरमाती, जो कि जानती थी कि हादसों के मद में कपिल के साथ कुछ नहीं हुआ था। जो हुआ था मेरे साथ हुआ था। औरों को तो भरमाती, तब कोई तो कपिल पर एतबार लाता। आपको बोलने के लिए तो उसका जवाब पहले ही तैयार था, और बाद में भी तैयार था। क्या जवाब? जो आपकी खिदमत में पहले पेश हो चुका है। इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड। ये रवैया अख्तियार करके क्या वो स्टेट में रह लेता? चैताली जी, उसका खुराफाती दिमाग के मुताबिक तो उस कन्फ्रंटेशन की नौबत आने से पहले ही आपका मुकाम दूसरी दुनिया में होता। ओह, मेरी आज ही शाम मकतूल की गुलमुहर वाली माशूक युक्ता गौतम से बात हुई। उसने साफ मेरे सामने ये बात कबूल की थी कि स्टेट में हुई उन 3 नाकाम कोशिशों में सिर्फ और सिर्फ कपिल का हाथ था। ये बात उस लड़की ने कही जो मेरे पीठ पीछे कपिल की चहेती बनी हुई थी। गर्व से कही कि कपिल उससे कुछ नहीं छुपाता था, अपना हर सीक्रेट उसके साथ शेयर करता था। कपिल के इतने करीब थी, मैं क्या बोलूं। फिर भी तुम्हारे सामने उसने राजफाश कर दिया। कपिल जिंदा होता तो शायद ना करती। जग जीने वालों का मेला है चैताली जी, मरने वालों को कौन पूछता है। दिस इज़ अ हार्श स्टेटमेंट, बट अ ट्रू स्टेटमेंट। आधुनिक समाज के आधुनिक बाशिंदे बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं मैम। वो जानते हैं चंद लोगों के चले जाने से उनकी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। सिर्फ ज़िंदगी की कहानी का वो हिस्सा ख़त्म हो जाता है जिसमें वो किरदार थे। कोई जाने वाले को नहीं रोता, उस सुख को रोता है जो जाने वाले से उसे हासिल था। फिलोसॉफिकल बातें हैं ये। नहीं मैम, प्रैक्टिकल बात है। अभी आप सोगवार हैं, जब सोग से उभरेंगी तो ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगी कि मैंने जो कहा सच कहा, और बाद में कभी मौका लगे तो गुलमोहर का चक्कर लगाइएगा। युक्ता गौतम से मिलकर उसे कपिल अवस्थी की बाबत पूछिएगा। ना जवाब मिले कौन कपिल अवस्थी तो मुझे कहिएगा। सहमति में सर हिलाते उसने गहरी सांस ली। कुछ क्षण खामोश रही। आपने खाना खाया? जी नहीं, मौका वारदात से निकला तो सीधा आपके पास पहुंचा। ओह, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। ज़रूरत नहीं, मैं रुखसत पाना चाहूँगा। 5 दिन की असाइनमेंट थी और आज 5वां दिन ख़त्म होने वाला है, इसलिए। ओके, लेकिन 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ।
जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर वो लंबे डग भरती वहाँ से निकल गई। तभी मैंने एक सिगरेट सुलगाया एंड 5 मिनट बाद वो लौटी। तत्काल मैंने सिगरेट करीब पड़ी आइसक्रीम में झोंक दिया। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठी। उसके हाथ में एक लंबा लिफाफा था जो उसने मेरी ओर बढ़ाया। क्या है ये? देखो। लिफाफा सील्ड नहीं था। मैंने फ्लैप हटाकर लिफाफे का मुंह खोला और देखा। चेक, पेबल टू सुधीर कोहली, अमाउंट 2,50,000। मैंने हैरानी से मेज़बान की तरफ देखा। एज ए टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, वो बोली। बट मैम, यू अंडर इट, यू डिज़र्व इट। लेकिन जैसे आपने अपने माली हालात अभी उजागर किए, अब इतने बुरे भी नहीं हैं। होंगे भी तो होते होते ही तो होंगे ना। लेकिन फिर तुमने ही कहा था घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। वो तो ठीक है मैम, लेकिन बोला ना मैंने, मैं तुम्हारी फ़ीस भरने को तैयार थी। मैंने भी बोला था मैम, फ़ीस अदा करने की जिम्मेदारी ऑप्शनल होगी, मैंडेटरी नहीं। मैंने ऑप्शन पिक की ना, फ़ीस अदा करने की ऑप्शन पिक की। मैम, मैं फिर कहता हूँ, मत कहो। तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने मुझे एक ऐसे संकट से उबारा है जिसमें अगर तुम ना होते तो मैं कभी उबर ना पाती। मैं कातिल होती या ना होती, गोली चलाई होने की वजह से ही पुलिस के हाथों मेरी ऐसी फजीयत होती कि मुझे नर्क का नज़ारा कराती, और वो पता नहीं कब तक जारी रहता। मुझे तो मालूम पड़ा है कि शहरी इलाकों में गोली चलाना अपने आप में अपराध होता है। फिर जिस गन से मैंने गोली चलाई उस पर तो मेरा कोई दावा भी नहीं था, और मुझे पुलिस के प्रेशर में कबूल करना पड़ता कि मैंने अपने यहाँ ठहरे एक मेहमान की गन उसके लगेज में से चुराई थी। तौबा, कैसी मत मारी गई थी मेरी। गन लेकर कपिल के लव नेस्ट पर चढ़ दौड़ी। मिस्टर कोहली, मैं तहे दिल से आपके एहसानमंद हूँ। एक एहसान और कीजिए प्लीज़, चेक कबूल कीजिए। आप कहती हैं तो हाँ, तो लो। तो थैंक यू मैम, वेरी वेरी मच, थैंक यू सो मच। उसके चेहरे पर चैन के भाव आए और सुधीर कोहली खामोशी से खुद मैंने अपनी पीठ थपथपाई। द लकी बास्टर्ड। मैंने उससे स्टेट से विदा पाई। गोली मौका वारदात पर मौजूद स्प्लिट एसी के भीतर यूनिट में पैबस मिली। पुलिस का गुलमोहर के टॉप फ्लोर वाला फ्लैट से, जो कि मौका वारदात था, कब्ज़ा हट जाने के बाद और वो युक्ता गौतम के हवाले हो जाने के बाद मुझे वहाँ का बारीक मुआयना करने का मौका मिला था। और आखिर मैं जान ही गया था कि वहाँ चली इकलौती गोली जब किसी को लगी नहीं थी तो कहाँ गायब हुई थी। स्प्लिट एसी का भीतरी यूनिट बंद होने की सूरत में उसके फ्रंट के ब्लेड बंद होने चाहिए थे, लेकिन उनको संचालित करने वाली मिनी मोटर प्रत्यक्षता खराब थी, इसलिए एसी ऑफ हो या ऑन ब्लेड खुले रहते थे। और जनवरी का महीना होने की वजह से उस नुक्स को फ़ौरन दूर कराया जाना ज़रूरी नहीं समझा गया था। गोली ब्लेड्स वाले खुले फ्रंट में से भीतर दाखिल हुई थी और बाहर से उड़ती निगाह डालने पर नहीं जाना जा सकता था कि ऐसा हुआ था। मुझे खुले ब्लेड्स के भीतर झांकना आखिर इसलिए सूझा था कि कोई और जगह बाकी नहीं थी जहाँ की गोली पैबस हुई हो सकती थी। एक कुर्सी पर चढ़कर और मोबाइल की टॉर्च डालकर मैंने अपनी सावधान खोजी निगाहें खुद ब्लेड्स के आगे भीतर डाली थी, तो मुझे ग्रिल पर एक ब्लेड डैमेज मिला था, जो कि मुझे गोली के भीतर दाखिल के रूट को अंडरलाइन करता जान पड़ा था। अलबत्ता वो मामूली डैमेज ऐसा था जो तब तक किसी की तवज्जो में आने वाला नहीं था, और जब तक कि किसी की खास तौर से वहाँ चली गोली की तलाश ना होती, जैसे कि मुझे थी। आखिर मुझे भीतर गोली का छेद भी दिखाई दिया और वहाँ पैबस गोली भी दिखाई दी। गोली बरामद करने के लिए उस यूनिट को दीवार पर से उतारा जाना ज़रूरी था, जो मैं नहीं कर सकता था। लगे हुए यूनिट में गोली तक पहुँच बनाने का भी कोई ज़रिया मेरे पास नहीं था, लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ता था जबकि पुलिस की उस फ्लैट में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई थी। बड़े भैया सुमित मोरवाल की बीवी अमृता मायके गई थी, कभी वापस ना लौटी। वजह तब सामने आई जब सुमित मोरवाल को तलाक का नोटिस सर्व हुआ। तलाक की वजह का जिक्र आया तो ये बात उजागर हुई कि अमृता के मायके का रुख करने से पहले उसे अपने पति के तुहिना से नाजायज़ ताल्लुकात की खबर लग गई थी। बकौल बीवी उसने खुद अपनी आंखों से तुहिना को अपने पति की बाहों में देखा था। तब भी उसने जब्त किया था और ये कहकर बात को तूल नहीं देने की कोशिश की थी कि कुक और उसकी बेटी को फौरन एस्टेट से डिसमिस किया जाता।
ऐसा नहीं हो सका था। पति वजह बताता था कि उसकी उस मामले में कपिल के आगे पेश नहीं चलती थी, जिसकी शहर पर की कुक की वहाँ मुलाजमत थी। लेकिन बीवी को उस बात पर कतई कोई एतबार नहीं था। उसका पति पर इल्ज़ाम था कि वही कुक की स्टेट में मौजूदगी चाहता था ताकि तुहिना से उसका नाजायज़ ताल्लुकात बना रहे। कपिल का उस बाबत हट करना तो महज बहाना था। नतीजन बीवी ने मायके का रुख किया और कभी न लौटने का तैयारी करी। आखिर तलाक की नौबत आई। मौजूदा हालात में जो की आनी ही थी। तब ये बात भी छुपाई ना जा सके कि अमृता बच्चा जनने के लिए मायके नहीं गई थी, और ना सुमित को, जैसा कि घुंघरू कहती थी, इस बाबत कोई असंतोष था कि शादी में दान दहेज उसके अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला था। यानी कान की कच्ची घुंघरू की हर बात चौकस नहीं निकली थी। चैताली ने कजन्स के साथ ही रहने का फैसला किया था, जिससे उनको कोई ऐतराज़ ना हुआ और होना भी नहीं था। आखिर चैताली उनकी चहेती थी, ख़ास तौर से तब जबकि अब तीनों की ही इरादतन या इत्तेफाकन सिंगल थे और इस लिहाज से एक दूसरे का आसरा थे। विनीत ने सुरभि दत्ता से शादी कर तो लेता तो शायद कोई फ़र्क आता, लेकिन ऐसा भी पता नहीं कब होगा। स्टेट की बेशकीमती एंटीक आइटम शॉर्ट्स नोटिस पर मुनासिब दामों में बेचना विकट काम था। जल्दबाजी में सेल औने पौने दामों पर ही होती थी, जो मौजूदा हालत में चैताली को मंजूर नहीं था। पुनर्वास के लिए आखिर उसे एक बड़ी रकम की ज़रूरत थी, लिहाजा जिसके पास स्टेट गिरवी था उसे दरख्वास्त की गई कि स्टेट के हैंडओवर की जो फरवरी की 10 तारीख मुकर्रर हुई है उसे बढ़ाकर 31 मार्च किया जाए। वो इस बात के लिए राजी हो गए। निधि सुनेजा कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ही थी, लेकिन उसके धनवान पिता द्वारा खड़ी की गई बड़े वकीलों की टीम का ज़ोहरा था, लिहाजा उसकी ज़मानत जल्दी ही हो गई। केस अभी भी जारी था, इसलिए कहना मुहाल था कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या होता। अलबत्ता वकीलों की टीम को पूरा यकीन था कि आखिरी फैसला उनके क्लाइंट के हक में ही होना था, यानी उसके खिलाफ कत्ल का इल्ज़ाम कोर्ट में नहीं ठहरने वाला था। वकीलों का दावा था कि बड़ी हद उसे कोई छोटी मोटी सज़ा होती तो वो खुदकुशी की कोशिश के इल्ज़ाम में होती, जिसमें कि वो नाकाम नहीं थी और जिसका इकबाल अपने बयान में उसने खुद कबूल किया था। योर्स ट्रूली ने 5 दिन में 5 लाख रुपए कमाए, लिहाजा अगर आगे सूखा फिर पड़ता तो अब मैं इस कदर आसानी से झेल सकता था। रजनी को तोप की सलामी देना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तनख्वाह में 5,000 रुपये का इजाफा करने की घोषणा की, क्योंकि और कोई सलामी उसे कबूल नहीं होती। इस बात का गिला मुझे लंबे अरसे तक रहा कि केस सेलेक्ट करने के सिलसिले में मैं अपने जजमेंट में चूक गया। मैंने एक गुनाहगार क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया। एक अरसा तुहिना मेरे जहन पर दस्तक देती रही, जिसकी फितरत बयान करने के लिए मेरे पास एक ही लफ्ज़ था, निम्नो फैनियाक, मेरी दिवंगत पत्नी की तरह।